राजस्थान के दो नए शादीशुदा जोड़े हनीमून मनाने पहलगाम गए हुए थे। दोनों पति पत्नी होटल में रुके हुए थे। चलो ना जल्दी से पायल, हम लोग यहाँ कश्मीर की वादियाँ देखने आए हैं। अब कितना तैयार होगी? हाँ चल रही हूँ। सिंदूर तो लगा लूं। हमारी नई नई शादी हुई है तो सुहागन के सर का ताज तो पहन लूं। लाओ, मैं अपने हाथों से सिंदूर लगा देता हूँ। आदित्य ने अपने हाथों से पायल की मांग में सिंदूर भरा और दोनों निकल गए कश्मीर की वादियां घूमने। लोग सही ही कहते थे, कश्मीर सच में धरती का स्वर्ग है। हाँ पायल, पर तुमसे सुंदर तो ये कश्मीर भी नहीं है। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। तभी अचानक वहां पर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। अचानक वहां पर कुछ आतंकवादी घुस आए थे। आदित्य और पायल ने भागने की कोशिश की, पर आतंकवादियों ने आदित्य को मौत के घाट उतार दिया। जहां अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ने पायल की मांग में अपने हाथ से सिंदूर भरा था, वो सिंदूर अब उजड़ चुका था। पायल गई तो थी सुहागन बनकर, पर वापस लौटी विधवा बनकर। भाभी, भाभी, उन लोगों ने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। भाभी, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? हमारी तो अभी अभी शादी हुई थी। पायल, संभालो अपने आप को। सिर्फ देवर जी की जान नहीं गई उस हमले में। मैंने टीवी पर देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ भाभी कि मैं अपने सिंदूर का बदला लेकर रहूंगी। उनका घर राजस्थान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब था। खैर, पायल अब घर के एक कोने में बैठकर रोती रहती थी। जिन भी लोगों ने मेरी मांग का सिंदूर उजाड़ा है, और उनसे मैं किसी भी कीमत पर बदला लेकर रहूंगी, पर कैसे? तभी वहां उसकी जेठानी आ गई। क्या दिन भर वही सिंदूर का बदला चिल्लाए करती हो? तुम एक अबला विधवा नारी हो। तुम अकेले उन आतंकवादियों का क्या कर लोगी? तुम कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या? जाओ और जाकर खाना बनाओ। पायल जैसे ही उठी उसे उल्टी होने लगी। हे भगवान, एक तो वैसे भी मेरा आदमी हर महीने पैसे नहीं भेजता, यहाँ कोई ना कोई खर्चा लगा ही रहता है। अब डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। खैर, उसकी जेठानी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, ये तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पायल को खुशी हुई। अपना ख्याल रखिए, मेरी फीस दे दीजिए, मैं चलता हूँ। डॉक्टर, इस बेचारी के पति को आतंकवादियों ने ऊपर पहुंचा दिया, इसकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, और आप हमसे पैसे मांग रहे हैं। माफ कीजिए, आपको फीस देने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी वक्त मेरी जरूरत पड़े बता देना, मैं इनसे पैसे नहीं लूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। खैर, डॉक्टर साहब वहां से चले गए। उसकी जेठानी पैसों की बड़ी लालची थी। अब जल्दी से जा, खाना बना, रात होने वाली है। अब क्या 9 महीने लेटी रहेगी? ठीक है भाभी, जाती हूँ। पायल अकेले खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में खाना बन गया और दोनों देवरानी जेठानी ने खा भी लिया। सुन, मैं जरा किसी से मिलने जा रही हूँ, तब तक तू बर्तन धोकर रख दे। अगर मेरे वापस आते आते बर्तन नहीं धुले तो घर से भगा दूंगी। अब तो देवर जी भी नहीं रहे जो तुझे बचा लेंगे। इतना बोलकर उसकी जेठानी बाहर निकल गई। पायल बेचारी अकेले ही बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते वो बस अपने बदले के बारे में ही सोच रही थी। मैं अब खुद एक आर्मी ऑफिसर बनकर अपने सिंदूर का बदला लूंगी। कल सुबह होते ही कर्नल साहब से मिलती हूँ। खैर, बर्तन धोकर वो अपने कमरे में चली गई। करीब आधी रात को चुपके से उसकी जेठानी घर आई। उसके हाथ में पैसों की गड्डी थी। दूर से पायल ने देख लिया। भाभी ना जाने कहां कहां से पैसे ले आती हैं। जेठ जी हर महीने पैसे भेजते हैं, फिर भी ये ना जाने क्यों उधार लेती हैं इतने सारे पैसे। खैर, मुझे क्या लेना देना? मेरा लेना देना तो सिर्फ अपने मिशन से है, मिशन सिंदूर। मेरे साथ पहलगाम में जितनी भी महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ा गया है, सबका बदला लूंगी। यही सब सोचते सोचते पायल सो गई। अगली सुबह जल्दी उठकर पायल तैयार हुई, आर्मी कैंप जाने के लिए निकलने लगी। तभी उसकी जेठानी ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? पायल इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। भाभी, मैं जरा अपनी एक पुरानी सहेली के घर जा रही हूँ। अच्छा, और चाय कौन बनाएगा? नाश्ता कौन बनाएगा? पहले चाय नाश्ता बना मेरे लिए, उसके बाद जाना जहां जाना है। जा। भाभी, चाय तो आप भी बना सकती हो, प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, जा, लेकिन लौट कर वापस मत आना कभी। उसके इतना बोलते ही पायल ने उसके लिए जल्दी से चाय नाश्ता बनाया और खुद बिना चाय पिए ही निकल गई। आर्मी कैंप जाकर वो वहां की एक सीनियर ऑफिसर से मिली। उसने अपने पति के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ यह जानकर कि मैं अपने भारत देश की बहनों की मांग के सिंदूर की रक्षा ना कर पाया। अब भरोसा रखिए, हम उन आतंकवादियों को जल्द ढूंढ निकालेंगे। सर,
मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं भी इस देश की सेवा करना चाहती हूँ। आपके इस मिशन में मैं भी जुड़ना चाहती हूँ। मेरे पेट में मेरे पति की निशानी है। जब तक वो इस दुनिया में आएगा तब तक मैं उन आतंकवादियों को पकड़ चुकी होंगी। देखिए, आप प्रेग्नेंट हैं। इस हालत में आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती। सर, मैं किसी भी कीमत पर देश की सेवा करना चाहती हूँ। अपने सिंदूर का बदला लेना चाहती हूँ। आप बिना आर्मी ज्वाइन किए ही हमारी मदद कर सकती हैं। इसके बाद उस ऑफिसर ने उसे एक लैपटॉप और कुछ पेपर्स दिए। फिर उसके कान में सारा काम समझा दिया। ठीक है सर, मैं दिन रात काम करूंगी इस मिशन के लिए। कहीं से भी जरा सा भी सुराघात लगता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करती हूँ। हाँ, क्योंकि हमें शक है कि वो आतंकवादी यहीं कहीं बॉर्डर के आसपास छुपे हुए हैं। इसलिए आप अपना और अपने होने वाले बच्चे का जरा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। पायल घर वापस आ गई और अपना कमरा बंद करके दिन रात लैपटॉप पर कुछ वर्क किया करती थी। एक रोज उसकी जेठानी ने दरवाजा खटखटाया। पायल, दिन भर लैपटॉप पर फिल्में ही देखती रहेगी या घर का कुछ काम भी करेगी? हाँ, बस आ रही हूँ भाभी। पायल अपना काम खत्म करके बाहर आई। उसने पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर खाना बनाया। उसके बाद अब बाथरूम में जा, मेरे कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धो जाकर। भाभी, आपके कपड़े मैं कल सुबह धो दूं तो मैं तुझे अभी धोने लगूंगी यहीं पर। और हाँ, अपना मंगलसूत्र तू मुझे दे दे। इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे मुझे। वैसे भी देवर जी तो अब रहे नहीं इस दुनिया में, तो अब इस मंगलसूत्र का क्या काम? ये आदित्य की आखिरी निशानी है मेरे पास, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। खैर, पायल जाकर उसके कपड़े धोने लगी। अब ये उसका रोज का काम हो गया था। गर्भवती होने के बावजूद उसकी जेठानी उससे घर का सारा काम करवाती थी और खुद दिन भर फोन पर लगी रहती थी। पायल बेचारी घर का भी काम करती और अपने सिंदूर वाले मिशन पर भी। कुछ महीनों बाद उसकी जेठानी ने कहा, सुनो पायल, आज रात मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, कुछ दिन वो यहीं रुकेंगे। तुझे हर रोज 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। खाना तो मैं बना दूंगी भाभी, लेकिन 10 लोग कौन आ रहे हैं? मैं तो आपके सभी दोस्तों को जानती हूँ। तू ज्यादा सीआईडी बनने की कोशिश मत कर। मेरे मायके के दोस्त हैं स्कूल टाइम के। जा जल्दी से खाना बना। ठीक है भाभी। पायल सबसे पहले तो ढेर सारी सब्जी लेकर आई। रात को जब वो उन सबके लिए खाना बना रही थी तभी उसकी जेठानी के सभी दोस्त आए और बिना पायल से मिले सीधा कमरे में चले गए। खैर, थोड़ी देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। पायल ने अपनी जेठानी को आवाज लगाई, भाभी खाना बन चुका है, चलिए खाते हैं। उसकी आवाज सुनकर जेठानी तुरंत किचन में आ गई। ठीक है, तू अपना खाना लेकर अपने कमरे में जा, मैं उन लोगों के लिए खाना खुद लेकर जाऊंगी। अरे भाभी, अपने दोस्तों को बाहर हॉल में बुला लीजिए ना, सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उन्हें सिर्फ मेरे साथ खाना पसंद है। ठीक है, तो 10 लोगों का खाना अकेले आप तो नहीं ले जा सकती, चलिए मैं भी आपकी मदद करती हूँ। क्यों तू मेरे और मेरे दोस्तों के बीच घुसने की कोशिश कर रही है? हाँ, मैं ये खाना 2 बार में ले जाऊंगी। तू अपना खाना उठा और अपने कमरे में जा। पायल बेचारी अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गई। भाभी अपने सारे काम तो मुझसे करवाती हैं, फिर आज ये 10 लोगों का खाना अकेले ही क्यों लेकर गई हैं? खैर, मुझे क्या करना। ऐसे धीरे धीरे 9 महीने बीत गए, पर उसकी जेठानी के दोस्त उसके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर एक रात वो उनके कमरे की तरफ ही नजर रखने लगी। उनके कमरे में इतना अंधेरा रहता था कि इंसान का चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी रोशनी में पायल ने उनमें से एक आदमी को देख लिया। वो भागकर अपने कमरे में आ गई। इस आदमी को तो मैंने पहलगाम में देखा था। हाँ, याद आ गया, सब याद आ गया। सर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। पायल ने तुरंत आर्मी ऑफिसर को फोन लगाया। थोड़ी देर में वो सारी फोर्स लेकर पायल के घर पहुंचे और घर को चारों तरफ से घेर लिया। जवानों, वो सारे आतंकवादी इसी घर में हैं, कोई भी बचकर जाने ना पाए। आर्मी वाले पायल के कमरे में घुसे और उन सभी आदमियों को पकड़ लिया गया जो आतंकवादी थे। पायल की जेठानी को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया। वेल डन मिस पायल, आज आपने अपने साथ साथ तमाम महिलाओं के सिंदूर का बदला ले लिया। इतने में पायल ने एक जोरदार तमाचा अपनी जेठानी को मारा। जिन आतंकवादियों ने हम जैसी ना जाने कितनी औरतों के सिंदूर उजाड़ दिए, उन्हीं आतंकवादियों को चंद पैसों के लालच में आपने अपने ही घर में 9 महीने तक पनाह दी। ले जाइए इन्हें, ये मेरी जेठानी नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। आर्मी के जवान पायल की जेठानी समेत उन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके ले गए। उस दिन के बाद पायल के घर के बाहर 2 आर्मी के जवान तैनात रहते थे। कुछ ही दिनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। आदित्य, ये बिल्कुल तुम पर गया है। मैंने कहा था ना, हमारे बच्चे के आने से पहले मैं अपने सिंदूर का बदला ले लूंगी। तो इस तरह पायल ने सिंदूर का बदला ले लिया और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। किसी बस के पीछे नम्रता और उसकी माँ कंचन पैदल भागते चले जा रहे थे।
उनके पीछे पीछे आदित्य और उसका बाप विक्रम राठौर भागता हुआ चला जा रहा था। रुक जा डायन, मेरा सब कुछ लूट कर कहाँ भाग रही है? अरे रुक जा, एक बार तू मेरे हाथ लग गई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पापा आप क्यों भाग रहे हैं? इस उम्र में नम्रता के साथ आपका भी चक्कर चल रहा था क्या? मेरा भी मतलब, कहना क्या चाहता है तू? क्या बताऊं पापा, इस नम्रता ने पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया था कि मैं उसके झांसे में आ गया। क्या तू मेरी भोली भाली बहू को धोखा दे रहा था? लेकिन आप बताइए, आप क्यों भाग रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, नम्रता की माँ कंचन ने मुझ पर भी पता नहीं ऐसा कौन सा जादू चलाया कि मैं उसके प्रेम जाल में फंसता चला गया और अपना सब कुछ लुटा दिया इस पर। देखो दोनों भाग रही हैं, जल्दी पकड़ो दोनों को। क्या इसका मतलब आप मेरी भोली भाली माँ को धोखा दे रहे थे? नम्रता जल्दी से बस में चढ़ जा। अरे रुक जा ड्राइवर। क्या आदित्य और उसका बाप नम्रता और कंचन को पकड़ पाएंगे? आखिर ऐसा हुआ क्या कि दोनों बाप बेटे दोनों माँ बेटी के पीछे भाग रहे थे? ये सारा रहस्य जानने के लिए कहानी को शुरुआत से जानना होगा। आज से 2 साल पहले इलाहाबाद के गांव में राधिका अपने पिता के साथ अकेले रहती थी। पिता को अकेलापन महसूस होता था, इसलिए उसने कंचन नाम की औरत से शादी कर ली। उसकी भी पहले से एक बेटी थी जिसका नाम था नम्रता। नम्रता और उसकी माँ बहुत गोरी थी, वहीं राधिका थोड़ी सांवली थी। फिर एक रोज, माँ इस राधिका की काली शक्ल सुबह सुबह देख लेती हूँ तो मेरा दिन खराब हो जाता है, इसे इस घर से भगाती क्यों नहीं? पिछले 6 महीने से तेरे बाप से कह रही हूँ कि राधिका की शादी कर दो, लेकिन वो है कि मेरे सुनते ही नहीं। तभी वहां पर कंचन का पति राजेश आ गया। सुन लिया है मैंने सब कुछ, तुमने जो रिश्ता बनाया था वहाँ पर बात बन गई है। कल ही वो लोग राधिका को देखने आ रहे हैं। अगले ही दिन लड़के वाले राधिका को देखने आए। राधिका बहुत ही सीधी सादी संस्कारी लड़की थी। देखिए, पहले हम इतने गरीब नहीं थे, लेकिन कुछ सालों पहले हमारी कंपनी का दिवाला हो गया और हम सड़क पर आ गए। समझ में नहीं आता कि आप लोग मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता क्यों करना चाहते हैं। अरे बहन जी, कैसी बातें करती हो, हमें तो बस किसी न किसी तरह निपटाना है। निपटाना है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जितना मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ उतना तुम्हें भी मेरी बेटी से प्यार करना चाहिए। भाई साहब फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। राजेश को लड़के वालों का स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए दोनों की शादी हो गई। शादी के अगले दिन ही उसकी झोपड़ी में विक्रम राठौर से मिलने एक बहुत बड़ा आदमी आया। मिस्टर विक्रम राठौर, मैंने आपकी कंपनी की कल हिस्ट्री पढ़ी। आपकी कंपनी का तो विदेशों तक नाम था। बीच में क्या हुआ मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपसे बेहतर प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता इस शहर में। ये सुनकर विक्रम राठौर, उसके बेटे आदित्य और उसकी बीवी की खुशी का ठिकाना न रहा। खैर, लिखा पढ़ी करने के बाद उस आदमी ने 20 करोड़ का चेक विक्रम राठौर को दिया और वहां से चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, बहू के पैर पड़ते ही हमारी तो किस्मत ही चमक उठी। सही कह रही हो भाग्यवान। इसी खुशी में मैं आप लोगों के लिए मीठे मीठे पकवान बनाती हूँ। राधिका ने सबको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया। अगले दिन से ही दोनों बाप बेटे अपनी कंपनी को बढ़ाने में लग गए और कुछ ही महीनों में एक बार फिर से उनकी कंपनी मार्केट में खड़ी हो गई और वो लोग करोड़ों के बंगले में रहने लगे। फिर एक दिन ये बात राधिका के ससुराल तक पहुंच गई। कंचन और उसकी बेटी नम्रता अगले ही दिन उनके बंगले में पहुंच गए। बंगला देखकर उनके तो हक्के बक्के निकल गए। माँ, ये क्या कर दिया आपने? आपने तो कहा था कि राधिका की शादी गरीब घर में कर देते, पूरी जिंदगी दुखी रहेगी, पर इसकी तो ऐश ही ऐश हो गई इस घर में। मुझे क्या पता था भिखमंगों का परिवार अचानक से इतना अमीर हो जाएगा, लेकिन चिंता मत कर तू, मेरे खुराफाती दिमाग को तू अभी जानती नहीं है। दोनों बंगले को बड़े गौर से घूर रहे थे कि तभी वहां पर राधिका, उसकी सास, आदित्य और विक्रम राठौर सब लोग आ गए। अरे माँ, नम्रता तुम लोग बिना बताए आ गई। पहले बता देती तो मैं अच्छे अच्छे पकवान बना लेती आप लोगों के लिए। अरे तो अब बना दो, अब कौन सा तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग गई है। अरे आइए आइए समधन जी, स्वागत है आपका हमारे घर में। कंचन जी, आपके इस घर में आ जाने से रौनक हो गई। हम दोनों माँ बेटी हैं इतनी गोरी, जहां भी पहुंच जाते चमक हो ही जाती है। आप दोनों सास बहू तो अंधेरा कर देती होंगी जहां भी जाती होंगी। हाँ मजाक कर रही हो। खैर, राधिका ने अपनी माँ और बहन के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए, उनका खूब स्वागत सत्कार किया। रात में कंचन और नम्रता, सुन, ये अमीर लोग बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं,
हमें किसी तरह इन्हें अपने जाल में फंसाना होगा और मौका मिलते ही लंबा हाथ मार देंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगी? तू बड़ी भोली है। देख, मैं फंसाऊंगी आदित्य के बाप को और तू फंसाना आदित्य को। दोनों की बीवियां काली हैं और हम दोनों चांद की तरह चमकते हैं। 2 मिनट में फंस जाएंगे दोनों के दोनों। अगले ही दिन राधिका को उल्टियां होने लगी। आदित्य ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया तो पता चला कि वो गर्भवती हो चुकी थी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू राधिका, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। सबसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ। डॉक्टर साहब, इसी खुशी के मौके पर आज रात में पार्टी दूंगा, आप भी आना। जी मैं जरूर आऊंगा। इतना बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। सारे लोग खुश सिवाय कंचन और नम्रता के। माँ अभी कुछ दिन रुकना पड़ेगा वरना पासा उल्टा हो जाएगा। रात में खूब जश्न मनाया गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नम्रता अक्सर अब आदित्य के सामने अपने बाल लहराया करती। एक रात उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और घर के पीछे गार्डन में ले आई। नम्रता, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें इतने हिंट देती हूँ, समझ नहीं आता क्या? आदित्य, तुम मुझे बहुत पसंद हो। काश तुम राधिका की जगह मुझे देखने आए होते उस दिन। अब सच कहूँ तो तुम राधिका से लाख गुना अच्छी और खूबसूरत हो। देखो, अंधेरे में भी तुम चांद की तरह चमक रही हो और राधिका तो दिन में भी बिना लाइट जलाए नहीं दिखाई देती। तो ठीक है, कल हम दोनों कहीं बाहर मिलेंगे। उस दिन के बाद से आदित्य ने अपनी बीवी पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और नम्रता के साथ पूरा पूरा दिन बिताने लगा। वहीं एक रोज जब आदित्य के पिता अपनी कार से घर लौट रहे थे तब सुनसान रोड पर कंचन ने हाथ देकर उन्हें रोक लिया। विक्रम राठौड़ ने गाड़ी रोकी और कंचन को गाड़ी में बिठाया। अरे समधन जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? समधन जी कहना बंद कीजिए। मैं जब से आई हूँ हर दिन आपके लिए तैयार होती हूँ, पर आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए आज आपको रास्ते में रोकना पड़ा। ये क्या कह रही हैं आप? इतने भोले मत बनो। मुझे पता है आपकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है। मैं कुछ रंग भरना चाहती हूँ। अरे, आपने तो मेरे दिल की बात जान ली। उस औरत का काला चेहरा देख देख कर बोर हो गया हूँ। चलो, इसी खुशी में आज क्लब चलते हैं। तो इस तरह दोनों बाप बेटों को उन माँ बेटी ने अपने जाल में फंसा लिया। 9 महीने बाद राधिका ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन पिछले 9 महीने से आप रात रात भर घर नहीं आते। कम से कम अपनी बेटी को एक बार गोद में तो लीजिए। लेकिन बार बार उसके पास नम्रता का फोन आ रहा था। औरत का काम होता है बच्चे पालना, मर्दों का नहीं। मेरे पास बहुत काम है। इतना बोलकर आदित्य चला गया और नम्रता के साथ घूमने लगा। इस बारे में राधिका ने अपनी सास को बताया। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। दोनों बाप बेटे हम पर ध्यान ही नहीं देते, यहाँ तक कि रात रात भर घर तक नहीं आते। एक रोज विक्रम और आदित्य ऑफिस में किसी से मीटिंग कर रहे थे। बाहर से कंचन और नम्रता सब सुन और देख रही थी। मिस्टर विक्रम एंड आदित्य, इस बार मैं आपको कैश दे रहा हूँ। इस बैग में पूरे 10 करोड़ रुपए हैं। बैंक की रसीद भी इसमें पड़ी है। थैंक यू मिस्टर खन्ना, आप हर बार इतना बड़ा ऑर्डर हमें दे देते हैं। आप माल भी सबसे बेहतरीन बनाते हैं। मैं चलता हूँ। इतना बोलकर खन्ना साहब चले गए। पापा, अब मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। ये अच्छा मौका है। एक साथ 10 करोड़ हाथ लग गए ना तो हमारी पूरी जिंदगी ऐश से कटेगी। आदित्य तो गया, मैं विक्रम को फोन करके बिजी रखती हूँ। तब तक तू जल्दी से बैग उठाकर बाहर ले आना। ओके माँ। कंचन ने आदित्य के बाप को फोन किया। डार्लिंग, जरा अपनी कंपनी के पीछे आओ ना। ओके, बस अभी आया। विक्रम तुरंत वहां से चला गया। इस बात का फायदा उठाकर नम्रता अंदर गई और पैसों से भरा बैग उठाकर भागने लगी। तभी वहां आदित्य आ गया, पर नम्रता बाहर निकल गई और कंचन के साथ मिलकर भागने लगी। ओए रुक जा, कहाँ भाग रही है नम्रता? अरे करोड़ों का ऑर्डर है वो। तभी विक्रम की नजर भी उन पर गई। वो भी उन दोनों के साथ भागने लगा। इसके बाद क्या हुआ आप सबको पता ही है। तभी आदित्य भागकर बस के आगे आ गया, जिससे बस रुक गई। आदित्य ने उनसे बैग छीना और उन्हें बाहर ले आया। तो तुम लोगों का यही धंधा है? अभी समधी जी को बोलकर सब बताता हूँ और पुलिस को भी फोन करता हूँ। पुलिस को मत बताइए, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन समधी जी को तो जरूर बताऊंगा, वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद दोनों बाप बेटे घर गए और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। आदित्य ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया। राधिका, माँ, मुझे माफ कर देना। आज के बाद बस तुम ही मेरी जिंदगी हो। मैं भी माफी मांगना चाहता हूँ। इस उम्र में मुझे बहकना नहीं चाहिए था। चलो, कम से कम एक सबक तो मिला। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें